अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्लाइकोलाइसिस का है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस को आज हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही जो पहले था वो स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज जो है ना, आज डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसमें इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो पहले हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन और C6H12O6। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ATP आ जाता है हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में। ATP आ जाता है। ATP एक फॉस्फेट डोनेट करता है इसको। तो जब एक फॉस्फेट इसको दे देता है तो ATP से ADP बन जाता है। तो ये ग्लूकोज का जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है, इस तरह बन जाता है और इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है। जब ये फॉस्फेट जो है ना, ये कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अगर हम कार्बन, ये जो कार्बन एटम्स है ग्लूकोज में, अगर इनकी नंबरिंग करें तो इस तरफ से करते हैं। मतलब ये 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर 2, और ये 3 4 5 6 है। तो ये कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, ये आइसोमर्स में, इसका जो आइसोमर होता है इसमें आइसोमराइजेशन होती है। किसकी मौजूदगी में, एंजाइम की मौजूदगी में, फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। इस वजह से आइसोमेरेज इस्तेमाल होती है, मतलब इसमें आइसोमराइजेशन होती है। तो इससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आइसोमराइजेशन में, ये इसमें आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है और केमिकल फार्मूला सेम होता है। केमिकल फार्मूला में मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स वो तो सेम होते हैं, लेकिन उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसी कंपाउंड के अंदर एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं एटम्स, जो मतलब इसके साथ पहले कार्बन कार्बन के साथ, तो कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए थे। अब कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। अब कार्बन नंबर 2 के साथ OH था, अब OH चला गया कार्बन नंबर 1 के पास। तो इस तरह ये आइसोमर्स बन जाते हैं। ये इसका क्या है, आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस तरह ये बन गया। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ATP इस्तेमाल होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज में की मौजूदगी में। ये क्या हो जाता है, ADP में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक फॉस्फेट इसको दे देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था पहले, तो एक कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच होता है और दूसरा जो आता है कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है। तो देखते हैं कि कहाँ पे होता है, मतलब ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इसके साथ अटैच हो जाता है। और ये कार्बन नंबर 6 जो है ना, कार्बन नंबर 6 के पास तो पहले से ही था, अब कार्बन नंबर 1 के साथ भी अटैच हो गया फॉस्फेट ग्रुप इस तरह होता है। तो इसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है, एक एंजाइम होता है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। इसकी मौजूदगी में ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, इसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कंपाउंड होते हैं। एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 कार्बन्स होते हैं और 3 कार्बन में कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। और इसमें ये 3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ना, इसमें कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो क्या होता है, जब ये इस्तेमाल होता है, इससे एनर्जी हासिल हो जाती है, तो बाद में किया जाता है, ये भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी क्या हो जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम होता है पहले, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो इसमें जो एंजाइम्स होती है वो है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब अगर हम देखें इसमें कि कितनी एनर्जी के ATP मॉलिक्यूल
यूज़ हुए हैं। तो अगर हम देखें कि 1 2 ये 2 ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, इस वजह से इसको एनर्जी रिक्वायरिंग फेज कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब आते हैं एनर्जी रिलीजिंग फेज़ में। तो स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में ये जो पहले बना था ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट, ये मैंने पहले भी बताया था कि ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट आगे जाता है, आगे प्रोसेस कर जाता है, मतलब ये इस्तेमाल होता है, इससे एनर्जी हासिल होती है। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, वो पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये इस्तेमाल होगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये 2 बार होता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक ये हो गया और एक ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो मरतबा होता है ये प्रोसेस। अब क्या होता है कि इसमें ये जो ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन होती है। इस वजह से इसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होती है, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इससे डिहाइड्रोजनेशन होती है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और ऑक्सीडेशन होती है, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इसकी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो एक NAD+ जो है ना, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसमें आते हैं NAD+ रिड्यूस हो जाता है NADH में, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होती है। इसमें क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, इससे इलेक्ट्रॉन की रिलीज़ होती है और ये गेन कर देता है और हाइड्रोजन भी गेन कर लेता है। और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट ये एक जर्जानिक रिएक्शन है, तो इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी इस्तेमाल करके वो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है ना, ये किसके साथ अटैच होता है, कार्बन नंबर 1 के साथ। ये तो हमें पहले से पता था कि कार्बन नंबर ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट मतलब कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होता है, ये तो पहले से ये अटैच था। अब इनऑर्गेनिक फास्फेट एक और आ गया, तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाता है। तो ये 2 फास्फेट हो गए, ये 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बन गया। अब क्या होता है, इसको एनर्जी रिलीजिंग फेज कहते हैं, मतलब ATP की फॉर्मेशन होती है इसमें। तो इससे एक फास्फेट रिलीज़ हो जाता है, ये डोनेट कर देता है ADP को। तो ये क्या कर देता है, ADP को एक फास्फेट दे देता है, तो ये ATP बन जाता है इससे। और ये क्या बन जाता है, ये कौन सा फास्फेट डोनेट करता है, कार्बन नंबर 1 के साथ, कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, और कार्बन नंबर 1 के साथ जो अटैच हुआ है ये दे देता है कि इसको ADP को फास्फोग्लाइसरेट काइनेस की मौजूदगी में। अब ये क्या बन गया, एक तो किया ये 3 फास्फोग्लाइसरेट बच गया, ये 3 फास्फोग्लाइसरेट रह गया, और कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब इसके बाद क्या होता है, ये इसमें म्यूटेशन होती है। तो जब म्यूटेशन होती है इसमें किसकी मौजूदगी में, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। अब म्यूटेशन के बारे में पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है एक्सप्लेन के साथ कि म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। और इसमें म्यूटेशन होती है, तो म्यूटेशन जब होती है तो म्यूटेशन में क्या होता है, वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच था फास्फेट ग्रुप, अब इसकी ट्रांसफरिंग हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है कार्बन नंबर 2 को ट्रांसफ़र हो जाता है। इस वजह से इसमें म्यूटेशन होती है और ये 2 फास्फोग्लाइसरेट कहलाता है ये। और इसके बाद क्या होता है, इससे वाटर रिलीज़ होता है एनोलेज की मौजूदगी में, वाटर रिलीज़ होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह बनता है, मतलब फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। इससे क्या हो जाता है, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो इसके साथ हाइड्रोजन था ये भी रिलीज़ हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन था ये भी रिलीज़ हो गया, और एक ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाता है, ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह H2O रिलीज़ होता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है फास्फोइनोल पाइरुवेट। अब फास्फोइनोल पाइरुवेट क्या कर देता है, एक फास्फेट जो होता है कार्बन नंबर 2 के साथ, ये क्या कर देता है, ये दे देता है ADP को। ADP को जब डोनेट कर देता है तो ये ATP बन जाता है। और इसका ये तो गया
फॉस्फेट ग्रुप भी चला गया तो इसके साथ इसका ये स्ट्रक्चर रह जाता है, इसका ये स्ट्रक्चर, मतलब ये पेयर ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको इसको क्या कहते हैं, ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर है। ये कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3, ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं। अब ये प्रोसेस जो होता है ये 2 मरतबा होता है। तो ऐसे हमें पता चलता है, मतलब इसमें कितने, ये 2 बार होता है। तो इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे वो भी 2 बार बनेंगे और एनएडी भी 2 बार बनेंगे। तो इस पहले स्टेज में ये जो एक बार होता है इसमें कितने एडीपी बन जाते हैं, एनएडीएच कितने बन जाते हैं, एक एनएडीएच बन जाता है, एक और 2, ये 2 एटीपी बन जाते हैं। अब ये जब 2 मरतबा होगा तो ये एनएडीएच 2 एनएडीएच बनेंगे और 4 एटीपी बनेंगे। और पहले में 2 एटीपी इस्तेमाल हुए हैं तो इस वजह से 4 से 2 माइनस करके 2 रह जाते। तो इसमें नेट गेन जो एटीपी की होती है वो 2 होती है और 2 एनएडीएच भी बन जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो ये था डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे।